कहीं पे भी डिस्कशन कोई हो रहा हो, आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम आप नोट कर लें किस तरह से सिस्टमेटिकली ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, फीमेल्स को गालियां देने के लिए या मेल्स को गालियां देने के लिए या ट्रांसजेंडर्स जो है उनको गालियां देने के लिए। लोग एक दूसरे को तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को जाहिल करार दे रहे हैं, कोई किसी को कैंसर बोल रहा है, कोई किसी को जानवर बोल रहा है, कोई किसी को तागूत बोल रहा है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान में जितने भी लोग उस टाइम पे प्रोग्राम को देख रहे थे उनमें से 90% या 80% को तागूत का मतलब नहीं पता होगा उस टाइम पे, चाहे मेल है या चाहे फीमेल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस इवेंट को सामने रख के बहुत सारे साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल फेनोमेनन या जो सोशल फेनोमेनन है वो समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा माशरा जा रहा है, किस तरह से डिस्कशन होते हैं, किस तरह से आर्ग्यूमेंट होते हैं, कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड है, कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है इनवैलिड है और कौन सही है कौन गलत है। इसकी बिगिनिंग जो है कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पे शो है, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्रोग्राम मौजूद है, आप वो प्रोग्राम जाके कम्प्लीटली देख लें। पाकिस्तान की टीवी शोज पे इस तरह के प्रोग्राम आना बहुत बड़ी बात नहीं। ये प्रोग्राम जो है मुकालमा हुआ खलील रहमान से पाकिस्तान में बहुत सारे वाकिफ हैं। खलील रहमान साहब जो हैं वो पोइट्री भी करते हैं, ड्रामे भी लिखते हैं, उनके ड्रामे भी आपने देखे होंगे और पाकिस्तान में वो किसी और तरह से भी जाने जाते हैं, उनके बहुत एडवर्स जो है ओपिनियन है रिगार्डिंग फीमेल्स। अच्छा, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है जो फीमेल होती है एंकर वो इन दोनों का तारुफ जो करती है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है। वो किस तरह से तारुफ करती है, वो कहती हैं कि जो साहिल अदीम साहब हैं वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनके कॉन्सेप्ट पे लोग आंखें बंद करके यकीन रखते हैं। दो के साहिल अदीम साहब बाद में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तो खलील रहमान साहब कहते हैं कि इनके अलावा किसी और को स्कॉलर वो मानते ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ से क्या होता है, वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो टीवी एंकर हैं या जो खलील रहमान साहब हैं वो ऑलरेडी साहिल अदीम साहब उनकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर देते हैं, लोगों के सामने ये बात रख देते हैं कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़े मुफक्किर हैं। जो उन्होंने बातें कही हैं वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही हैं कि उन्होंने क्या कहा था। बेसिकली ये प्रोग्राम खत्म होता है, जो 2 दिन है उसमें सवा टीवी वाले 2 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाते हैं और उनका ओपिनियन लेते हैं। पहले जो प्रोग्राम होता है उससे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ओपिनियन मांगती है कि आपका ओपिनियन क्या है। ये जो समा का प्रोग्राम है अगर आप उसका थंबनेल चेक करें तो उसमें भी उन्होंने यही बताया कि लड़की ने फेम हासिल करने के लिए ये किया है। इसके बाद वो कहती हैं कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट बंदे को कन्फ्रंट करते हैं तो आपके वायरल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो है वो कहते हैं कि लड़की में तरबियत की कमी है, लड़की से जो दीन की दूरी है। यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि क्या एस्टेब्लिश करना चाह रही हैं कि दिस गर्ल इज रॉन्ग, दिस गर्ल हैज सम प्रॉब्लम्स। यहाँ पे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो साहिल अदीम साहब है, उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो रही है। साहिल अदीम साहब जो है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने लड़की को जाहिल कहा। इसके अलावा जो लड़की ने उनको कन्फ्रंट किया वो गलत है। यहाँ पे वो एक बात करती हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ। जहाँ तक लड़की के रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, लड़की ने रिएक्ट ज्यादा किया था और रिस्पॉन्स कम किया था। इसके बाद वो किसी एक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको बुलाते हैं। अगर आप इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं तो ये साहिल अदीम साहब से भी 2 कदम आगे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो साहिल अदीम साहब हैं उन्होंने जो कहा था कि 95% जो फीमेल्स हैं वो जाहिल हैं, तो उन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा। वो कहती हैं कि जाहिल के सामने अगर आप बहस करोगे तो वो दुश्मन बनेगा। इसके बाद वो यही कहते हैं कि जो साहिल अदीम साहब हैं वो सही कह रहे हैं, 95% जो फीमेल्स हैं वो जाहिल हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसके अलावा वो कहती हैं कि जो 5% फीमेल्स हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, बाकी 95% जो फीमेल हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें आप दंग रह जाएंगे या आप हैरान हो जाएंगे। ये उनकी 3-4 बातें जो मैंने शेयर की हैं। आप मज़ीद अगर आपने देखना है तो आप समा पर ये भी प्रोग्राम मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ये कौन सही है कौन गलत है मैं इसमें नहीं जा रहा। पाकिस्तान में जब भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है तो आप बेसिकली क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, उस लड़की को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। साहिल अदीम साहब जो है वो सही है, उन्होंने जो कहा था वो सही है। दो के उन्होंने कहा था 95% फीमेल्स गलत है, फिर भी इस बात को एंडोर्स किया जा रहा है। इस फेनोमेना को बेसिकली हम समझने की कोशिश करता हूँ। मैं आगे जाके इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों वो जो है स्टैंड उन्होंने नहीं लिया। हमारे मुआशरे में बहुत सारे फीमेल स्टैंड क्यों नहीं लेते, या इसके अलावा हमारे मुआशरे में बहुत सारे फीमेल्स मेल को क्यों सपोर्ट करते हैं जबकि उनको पता होता है कि जो मेल्स हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों इस पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, क्यों जो फीमेल्स के साथ गलत हो रहा है
فیمیل جو ہیں ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں. اچھا جو ڈسکشن ہوا تھا سائرہ ادیم صاحب اور اس لڑکی کے بیچ میں, اس طرح کے آپ کو بہت سارے آرگومنٹ ملیں گے سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, اس میں بہت سارے پروگرامس ہیں, آپ جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. جو آرگومنٹ ہوا تھا ان دونوں کے بیچ میں, نا ہم اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹر جو ہیں اس میں شامل تھے, آرگومنٹ جو ہے کہاں خراب ہوا ہے اور کہاں پہ لاجیکل تھا اور کہاں پہ وہ آرگومنٹ سائرہ ادیم صاحب ان کا لاجیکل تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں جو 95% جو فیمیلز ہیں وہ جاہل ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی 1 جولائی تک پاکستان کی جو پاپولیشن تھی وہ اراؤنڈ 24 کروڑ 50 لاکھ کی تھی. فیمیل جو ہے 49% سم تھنگ ہے, میل جو ہے 50 پوائنٹ سم تھنگ ہے. اگر آپ اس میں فیمیلز کا پرسنٹ دیکھتے ہیں کہ فیمیلز کتنے, تو 115 ملین فیمیلز پاکستان میں 95% میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 115 فیمیل جو ہیں وہ جاہل ہیں. سنس کسی کو طاغوت کا اگر لفظ نہیں پتا تو طاغوت کو جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. ہمارے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں جو فیمیلز ہیں وہ کام کرتے ہیں, سکسیزفل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اپنا روزگار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب جاہل ہیں. اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائرہ ادیم صاحب جن فیمیلز کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کا انٹریکشن جن فیمیل کے ساتھ رہتا ہے, شاید انہوں نے ان فیمیلز میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں, تو اس بیسس پہ انہوں نے جنرلائز کر کے پورے پاکستان کی 115 جو ملین جو فیمیلز ہیں ان کو جاہل کہا. دوسری بات جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جاہل ہیں. یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جاہل اور لا علم میں بہت فرق ہے. لا علم کا مطلب یہ کہ کسی بندے کو چیز نہیں پتا. آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ شاید فزکس کا کوئی فینومینا آپ کو نہیں آتا یا سائیکالوجی کا کوئی فینومینا نہیں آتا. جیسے میں نے ابھی سائیکو انالائسس کا کہا تھا, ابھی بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ سائیکو انالائسس کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ وہ بندہ جاہل ہے. یہاں پہ دین کی بات آ گئی تو بات کو آپ نے بھی کیا کر دیا, بالکل ایموشنل اپیل آپ نے لگا دیا. سنس دین کی بات ہو رہی ہے تو کوئی کچھ نہیں بول سکتا. اگر طاغوت کسی کو نہیں پتا تو وہ جاہل ہے. اس کا سمپلی مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. اب یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے یا شرک سب سے بڑا گناہ. اس کے بعد وہ ابو جہل کا ایگزامپل دیتے ہیں. ابو جہل کا ایگزامپل جو ہے یہاں پہ بالکل بھی غلط ہے. ابو جہل کو سب کچھ پتا تھا, پروفٹ کو انہوں نے بالکل سامنے دیکھا تھا, جو پروفٹ کے معجزے ہو رہے تھے ابو جہل وہ سب کو دیکھ رہا تھا. اس کے بعد بھی ابو جہل نے بات نہیں مانی. وہ لا علم نہیں تھا, اس کو پتا تھا, اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں آپ اس کا ایگزامپل آپ آسان سے لے سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جتنا بھی لاجک دے دو, آپ سائنٹیفکلی پروف کرو, وہ لوگ کبھی بھی نہیں مانتے اس بات کو. دیٹ از بیسیکلی لٹریسی, دیٹ از بیسیکلی جہالت. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سیمپلنگ جو ہے اس کچھ ہوتا ہے. جب بھی ہم ڈیٹا نکالتے ہیں تو پہلے ہم سیمپل لیتے ہیں کسی ڈیٹا کا, یا کوئی جو ڈیٹا ہے پبلش ہوا ہے, ریسرچ پیپر ہے. تو سائرہ ادیم صاحب نے جب کہا تھا 95%, تو ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ ریسرچ کہاں سے لیا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پورے پاکستان میں 100 بندے کہیں سے بھی فیمیل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ اندازہ کریں, اگر آپ پاکستان کی 115 ملین یا 119 جو ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے 1 جولائی تک جو فیمیل ہے, اگر آپ ان کا سیمپل نکالیں گے وہ سیمپل لاکھوں تک جائے گا. آپ ڈیٹا لیں گے بھی تو یہ پھر بھی اس نام کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ 95% جو فیمیلز ہیں وہ جاہل ہیں. نہ آپ کے پاس کوئی سیمپل ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے, نہ آپ کے پاس کچھ. اس کے بعد ہم ایک اور چیز کی طرف, آپ فرض کریں کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ سے ہیں, اکنامکس سے ہیں یا سوشیالوجی سے ہیں, میڈیکل سائنس سے, اگر کوئی آپ سے سوال کرے, اگر آپ کو سوال نہ آئے تو آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کچھ نہ بھی کریں تو آپ میں انگزائٹی وہ ایک دم سے اوور ویلم ہو جاتا ہے. اپنے سیلف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو برین ہے وہ ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ یوز کرتا ہے. ڈیفنس میکانزم کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک پروٹیکشن ہے, آپ کو انزائٹی سے پروٹیکٹ کر رہا ہے. برین آپ کو انزائٹی سے پروٹیکٹ کر رہا ہے. وہ کس طرح سے کرتا ہے, وہ ڈفرینٹ چیزیں آپ سے کروا ہے. اچھا, اب جب بھی ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ہمیشہ 4 سے 5 ایسے ڈیفنس میکانزمس ہیں وہ بار بار استعمال ہوتے ہیں. یہ جو ہوا تھا آرگیومنٹ, اس میں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس انگزائٹی سے بچنا ہے, مجھے اس انگزائٹی سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں انکانشیسلی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ جان بوجھ کے کوئی بندہ ان کو کر رہا ہے. پہلا جو ہے اس کو ہم انٹلیکچوائزیشن کہتے ہیں. انٹلیکچوائزیشن جو ہے آپ کو اس میم سے سمجھ آئے گا. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ہم کچھ سوال آپ سے کر رہے ہیں, آپ اتنے ڈیٹیل میں کبھی ادھر جا رہے ہو, کبھی ادھر جا رہے ہو, کبھی مجھے اس طرح سے
एक्सप्लेन कर रहे हो, कभी उस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। आप डायरेक्टली वो चीज बताओ ना, व्हाट इज दैट। के बाद रैशनलाइजेशन आता है। रैशनलाइजेशन यही है ना, बहुत सारे रीजंस देते हैं, रीजन पे रीजन, रीजंस पे रीजन, रीजंस पे रीजन। इसके अलावा एक और डिफेंस मैकेनिज्म आता है, डिस्प्लेसमेंट। आप चीज को डिस्प्लेस कर देते हो। इसके अलावा जो प्रोजेक्शन है, आप अपने जो फीलिंग्स है या इमोशंस है दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, किसी भी जगह पे हो रहा होता है, तो आप उसमें देख लें कि ये चीजें जो है मुतवातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बंदे को फॉलो कर रहे होते हैं, तो साहिर अदीम का ही एग्जाम्पल ले लें, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको बुरा क्यों लग रहा है ये सारी चीजें। जब भी आप किसी को अपना आइडल बनाते हैं, इसका मतलब ये, जब भी आप किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, इट मीन्स कि आप उसके ओपिनियन से एग्री करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, आप किसी के भी ओपिनियन से एग्री कर सकते हैं, चाहे कोई अच्छा बोल रहा है चाहे गलत बोल रहा हो। लेकिन इसमें फिर एक फेनोमेना आता है कि जब भी आप किसी को आइडलाइज करते हैं, तो आपको उसकी सिर्फ अच्छाई चीज नजर आती है, आपको उसमें बुरा कुछ नजर नहीं आता। अगर कोई उसमें आपको बुराई बता भी दे, तो फिर भी आप नहीं मानेंगे कि उसमें कुछ बुरा है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कशन है। फिलॉसफी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड फैलेसीज। आसान लफ्जों में आपने ये समझना है कि कोई भी बंदा लॉजिक दे रहा है, अगर उस लॉजिक में कोई एरर आता है, तो हम उसको फैलेसीज बोलते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के फैलेसीज होते हैं। पहला जो फैलेसी है दैट इज लॉजिकल फैलेसी, और दूसरा जो होता है वो है इलॉजिकल फैलेसीज। जो लॉजिकल फैलेसीज हैं, जब भी आप कोई लॉजिक दे रहे होते हैं और आप लॉजिकली किसी प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, तो दैट इज लॉजिकल फैलेसीज। इसके अलावा कुछ इलॉजिकल फैलेसीज भी होती है, जो जुगत मारी जाती है, दैट आसान लफ्जों में दैट इज इलॉजिकल फैलेसीज। लेकिन उसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता, उसमें कोई भी रेशनैलिटी नहीं होती। हमारे माशरे में आपने ये बहुत सुना, भाई कुछ भी बोल देते हो, कहीं से भी बोल देते हो। ये वो सारी चीजें जो आपने सुनी है। जो फैलेसी है, कन्विंसिंग सबको लगता है। जिस तरह से ये आर्गुमेंट था ये साहिर अदीम वाला, ये भी आपको कन्विंसिंग लग रहा है। जिस तरह से हमारे बहुत सारे एंकर पर्सन आते हैं या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे होते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करते हैं, कन्विंस करते हैं आप, लेकिन उनके लॉजिक्स में एरर होता है। जिस तरह से वो कहते हैं कि भाई तो आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हो, आप 3 महीने में लखपति बन सकते। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग इनको बुरा समझते हैं, बिकॉज देयर आर्गुमेंट इज नॉट लॉजिकल। यहाँ पे मैं लॉजिकल फैलेसीज की नहीं बात कर रहा, यहाँ पे मैं लॉजिकल फैलेसीज की बात कर रहा हूँ। हम दो सूरतों में लॉजिकल फैलेसीज इस्तेमाल करते, या तो हमारे पास नॉलेज नहीं होता, या तो हमारे पास अकल नहीं होती, जिसको किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं होता, वो लॉजिकल फैलेसीज इस्तेमाल करता है, या तो कोई बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है। या जो इस तरह के इवेंट होते हैं, इनमें लॉजिकल फैलेसीज जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो मैनिपुलेशन आपको पैसे के लिए भी कर रहा होगा, आपको व्यूज के लिए भी कर रहा होगा, आपको चंदा लेने के लिए भी कर रहा होगा, किसी भी एस्पेक्ट पे वो कर रहा होगा। जब हम फैलेसीज देखते हैं, तो जो 7-8 फैलेसीज हैं वो चेक कर लें किसी भी डिस्कशन में। यही डिस्कशन जो है वीडियो, आप उसमें देख लें कि आपको ये सारी चीजें नजर आती है नहीं आती। पहला जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एड ओमिनम। एड ओमिनम में ये होता है कि फर्ज करें टॉपिक चल रहा है, आप टॉपिक को छोड़ देते हैं, पर्सनल अटैक पे आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपके पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, आप बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं पता, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे पे। दूसरा जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। आप 2 ऑप्शन देते हैं किसी बंदे, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, देयर इज नो ग्रे, बीच में कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको तागूत पता है, यस और नो, नो आप जाहिल है, कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं ना। इसके बाद आता है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन का कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रॉमैन का यही है कि उस बंदे ने कुछ और बोला है, लेकिन हम उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से? जिस तरह से इस वीडियो को आप देख लें, बहुत से लोगों ने शायद इस वीडियो को नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक क्लिप निकाला, उस क्लिप को चला रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ये कन्वर्सेशन नहीं पढ़ा है, वो उसी के बेसिस पे बैठ के दूसरे को मिस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। के बाद आगे जाते हैं, रेड एरिंग होता है। डिस्कशन चल रहा होता है, आप इररिलेवेंट चीजें उसमें डाल देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये डिस्कशन है, आप दूसरी जगह पे देख लें, लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, वो तरह तरह की अपनी इररिलेवेंट चीजें इंफॉर्मेशन डालना शुरू कर देते हैं, से वो बच जाते हैं। इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं बैगिंग द क्वेश्चन, जिसमें आप क्या करते हैं कि कंक्लूजन आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया अपने ब्रेन में कि क्या कंक्लूजन आएगा इसका, बस आप उसमें जो है आपने क्वेश्चन में वो ऑलरेडी बोल दिया। इसके अलावा जो है अपील टू इमोशन। अब आपको पता है कि आप आर्गुमेंट जीत नहीं सकते, आपने उसमें इमोशनलिज्म डाल दिया। खलील रहमान साहब ने जो लास्ट में किया था, दैट इज बेसिकली इमोशनल टू अपील, उन्होंने उन चीज को कुछ और बना दिया। इसके बाद जाते हैं बेस एसटी जनरलाइजेशंस। एसटी जनरलाइजेशन अगर हम देखते हैं इस पूरे डिस्कशन में, हमारे मुल्क में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको हम इनसफिशिएंट सैंपल फैलेसी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली सैंपल में प्रॉब्लम होती है। जिस तरह से आप पाकिस्तान में किसी जगह से भी 100 बंदे उठा लें, उसमें से 90% आपको जाहिल मिलेंगे, फीमेल। हमारे पास सैंपल
सैंपल कम होता है, इनसफिशिएंट सैंपल होता है, फिर भी हम चीजों कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जो लास्ट है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी ये होता है कि आप अपने आप को एज अथॉरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बात जो है क्रेडिबल बन जाती है। अब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जो फीमेल एंकर हैं वो क्या कहती हैं कि साहिर अदीम साहब आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपकी बातों पे लोग के मन करके यकीन कर सकते हैं। खलील रहमान साहब क्या कहते हैं, आप पाकिस्तान के या पता नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं रेटोरिक टैक्टिक्स। अब रेटोरिक टैक्टिक्स में ये बेसिकली फैलेसीज का टाइप नहीं है, इट्स डिफरेंट। इसमें एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं ऑफस्केशन। जब भी डिस्कशन हो रहा होता है ये लोग जानबूझ के मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करते, मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल करते। इससे क्या लगता है आपको कि सामने वाले बंदे को तो बहुत नॉलेज है, बंदे को आता है, दो के आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है सामने वाले बंदे को आ रहा है। क्यों? ये ऐसे ऐसे टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आप भी यही चीज बिलीव करते हैं। सिंस इनको ये सारी चीजें पता है तो उसको बहुत कुछ आता है। ये पूरी दुनिया में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ के इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो आम पॉपुलेशन को नहीं पता। ताखुद इट्स नॉट अ कॉमन वर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पता तो आप गलत हैं। इसका मतलब ये है कि सामने वाला बंदा जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि दिस इज आवर टर्मिनोलॉजी, दिस इज आवर वर्ड, वो आपको नहीं आना चाहिए, तभी तो रेटोरिक बन जाता है ना। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बेसिकली हमें डिस्कस करना था वो ये था कि ये जो फीमेल्स थे, व्हाई दे आर सपोर्टिंग द मेल्स। ठीक है, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बगैर फीमेल के सपोर्ट के हम नहीं चल सकते। लेकिन पैट्रियार्की को कौन सपोर्ट करता है? कोई फीमेल। पैट्रियार्की का मतलब ये कि सोसाइटी में जितना पावर है वो मेल के पास है। अगर मेल गलत कर रहा है कहीं पे, मैं नहीं कह रहा सारे मेल गलत कर रहे हैं, उसमें से अगर कुछ मेल गलत कर रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी फीमेल वो क्यों मेल्स को सपोर्ट करते हैं जबकि मेल गलत है? जबकि फीमेल्स को भी पता है मेल गलत है और मेल्स को भी पता है कि मेल गलत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे फीमेल्स क्यों सपोर्ट करते हैं? यहाँ पे भी देख लें, इसमें 6 फीमेल इन्वॉल्व थे, इसमें से 5 फीमेल्स ने साहिर अदीम साहब को, सिर्फ एक ने उसको सपोर्ट नहीं किया। क्यों 5 ने? इट्स बिकॉज उन्होंने जो जेंडर रोल्स हैं या जो पैट्रियार्की है उसको इंटरनलाइज किया है। इंटरनलाइजिंग वो फैक्टर है जिसमें हम चीजों को इंटरनलाइज करते हैं, हम चीजों को लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर। इसका मतलब ये है कि हमने वो बिलीव्स, वो वैल्यू सिस्टम अपने अंदर कर लिया है। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। सोशल कंफर्मिटी हर जगह है, आप कंडीशनिंग को खत्म नहीं कर सकते अपने बेनिफिट के लिए, बहुत से लोग करते, लेकिन जब गलत हो रहा होता है तो फिर जब कोई बात नहीं कहता तो फिर दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर सोसाइटी। और उसकी बहुत सारे वजूहत हैं, वो सोशल और कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से भी हो सकता है। पाकिस्तान में अगर देख लें तो हमारे घरों में फीमेल्स को शुरू ही से कहा जाता है कि जो मेल बोले आप उसकी बात माने, जो मेल कहता है वो सही है। हमारे घर वाले ही बताते हैं, तरबियत में ही प्रॉब्लम है, तो फीमेल जाके आगे किस तरह से फीमेल राइट्स पे बात करेगी? उसने ऑलरेडी इस चीज को इंटरनलाइज कर दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स है, उसका भी बड़ा रोल है। जो पावर है, ये जो पैसा है, वो किसके पास है? मेल्स के पास है। इसी वजह से फीमेल्स को मेल्स के साथ अपने बेनिफिट के लिए अलाइन करना पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा जो है थर्ड जो सोशल कंफर्मिटी है, ये वो रीजंस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं। ये तो कुछ रीजंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल कंफर्मिटी इस वजह से क्योंकि हमारे मुआशरे में फीमेल्स को रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो इस वजह से फीमेल्स भी फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो मेल की रिस्पेक्ट करता है उसको अप्रूवल मिल जाता है। जब भी आप 95% फीमेल्स को जाहिल कहते हैं तो उसके बाद क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग बन जाती है। स्टीरियोटाइपिंग का सबसे बड़ा मसला यही है कि एक बार आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं किसी को कि 95% फीमेल्स हैं, आप जाके देख लें सोशल मीडिया पे, कमेंट्स पढ़ लें, आपको आधे से ज्यादा फीमेल नजर आएंगे जो यही मानते हैं कि हम जाहिल हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने ऑलरेडी स्टीरियोटाइप कर दिया है। स्टीरियोटाइपिंग का सबसे बड़ा मसला यही होता है। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ, फिर इसी वजह से तो फीमेल के साथ तासुब होता है, उनके हकूक नहीं मिलते, हर जगह उनको जलालत देखनी पड़ती। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम यही है, कुछ साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद फीमेल्स फिर अपने आप को ऐसे ही समझना शुरू कर देते हैं। हमारे मुआशरे में फीमेल्स अब अपने आप को ऐसे ही समझना शुरू कर दिया उन्होंने। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपको देखना है ना पाकिस्तान में फीमेल्स की सिचुएशन क्या है, और साहिर नदीम साहब जो है या दूसरे इस तरह के जो लोग हैं जस्टिफाइड नहीं है इस तरह के जुमले बोलते हुए। तो आप अभी जो 2024 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट आया है, आप उसको एक बार देख लें। इसमें जो ग्लोबल जेंडर गैप है वो कितने पे पाकिस्तान आ गया है? 145 आउट ऑफ 146। पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मुल्क आता है, दैट इज सूडान। उसके सब स्केल्स को मैं आपको बता दूंगा पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, उसमें पाकिस्तान जो है 143 आउट ऑफ 146 है। इसके अलावा एजुकेशन अटेनमेंट में पाकिस्तान 139 आउट ऑफ 146 है। इसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल में आप 132 आउट ऑफ 136। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसमें आप 112 आउट ऑफ 146 है। साउथ एशिया का अलग से अगर आप देख लें, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। जब साहिर नदीम साहब ये फरमा रहे थे तो उसका प्रॉब्लम ये नहीं है, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इससे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोंट एग्री दैट, लेकिन एक पाकिस्तानी मुआशरे में जहाँ पे फीमेल्स के साथ
پہلے سے اتنا کچھ ہو رہا ہے اس پہ اگر آپ آ کے پھر یہ ساری چیزیں کہتے ہیں تو پھر دیٹ بیکمز ویری پرابلمٹک.